हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बैक टू नेचर के इस एपिसोड में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है हाइपरटेंशन, टेंशन से ही समझ में आ जाता है कि ये बीमारी किस चीज से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन इसके और क्या क्या कारण है, सिम्टम्स है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट और नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल जी। तो चलिए मैम का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मैं बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। नमस्कार मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं हाइपर टेंशन के बारे में, सबसे पहले मैं एक बहुत आसान भाषा में जानना चाहूँगी, जो लोग दर्शक हमको देख रहे हैं, जो जानना चाहेंगे कि एक्चुअली हाइपर टेंशन क्या है और ये किस तरह से इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हाइपरटेंशन आज एक ऐसी समस्या है जिससे हर एज ग्रुप का जो इंसान है वो इससे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहा है। हाइपरटेंशन जो है अगर हम देखें तो इस नाम में बिल्कुल क्लियर है। हाइपर माने ज़्यादा और टेंशन माने टेंशन का ज़्यादा होना, स्ट्रेस का ज़्यादा होना, एंजाइटी का ज़्यादा होना। कोई भी चीज़ जो है हमारे शरीर के ऊपर जो प्रभाव डालती है तो वो बीमारी का रूप ले लेती है। तो ये जो बीमारी है जिसको हाइपरटेंशन या आम भाषा में हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, तो इसकी जो वजह है वो टेंशन है। तो इसको यहाँ से ही समझना पड़ेगा कि टेंशन की वजह से, हाइपरटेंशन, ज़्यादा टेंशन की वजह से आपको शारीरिक क्या बदलाव दिखते हैं जो आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं और जाकर एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। जी मैम, जैसे हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करें, हम टेंशन का ज़्यादा हो जाना, आमतौर पर लोगों को लगता है कि वो किसी भी कोई भी वर्कलोड ले लेते हैं तो ज़्यादा टेंशन उस चीज़ के लिए उनको हो जाती है। और क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं टेंशन के अलावा? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि टेंशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। देखिए, दो तरह से सिम्टम्स को आप समझने की कोशिश कीजिए। एक तो जो उसका फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है, जिसको आप मेडिकल भाषा में बात करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें आपको बताया जाता है कि सिस्टोलिक प्रेशर इतना होना चाहिए, डायस्टोलिक इतना होना चाहिए, और बीपी हाई हो रहा है, उसके ये सिम्टम हैं, उसकी ये वजहें हैं। लेकिन इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं आम तौर पे हमें नहीं पता चलते हैं। उसमें सबसे पहले जो सिम्टम आता है वो आता है फटीग, थकान। आपको लगातार थकान रहती है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। इसके अलावा आंखों में हेवीनेस लगने लगती है या सिर भारी होना लगता है। आपको ऐसा लगता है कि सुबह मैं सोकर उठी हूँ या सुबह जैसे ही उठे हैं, चाहे जितनी भी नींद आई है, एक तो नींद पूरी नहीं हो रही, नींद पूरी तरह से आपको फ्रेशनेस नहीं दे रही, आपका सिर लगातार भारी बना रहता है, आंखों में प्रेशर बना रहता है। तो ये सब सिम्टम भी साइलेंट सिम्टम है कि आपको हाइपरटेंशन हो रहा है। इसके अलावा कई लोगों के नेक में स्टिफनेस आने लग जाती है, हाथ पैर भी सुन्न होने लग जाते हैं, नमनेस हाथ और पैरों में होने लग जाती है क्योंकि एक सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। वेट लॉस बढ़ने लग जाता है, आपका जो वेट है वो गेन होने लग जाता है, भारी होने लग जाता है, शरीर भारी होने लग जाता है। हालांकि वजहें सारी वही हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, TGL बढ़ा हुआ है, माने ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, ईटिंग हैबिट्स आपकी चेंज हो जाती हैं, एक्सरसाइज करने को मन नहीं करता, आपका मन लगता ही नहीं है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा विचार आने लग जाते हैं आपको, क्योंकि एक्सेस थॉट की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है। कई केसेस में अगर हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो नोज़ ब्लीड भी होने लग जाता है। तो हाइपरटेंशन के जो इफ़ेक्ट आपके शरीर पे आ रहे हैं वो एक तरह से मानसिक रूप से भी आते हैं और शारीरिक रूप से भी आते हैं। लेकिन आमतौर पे हम जो मानसिक चेंजेस आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते और सीधा सोचते हैं कि दवाई खाएं ताकि हाई बीपी आए। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी मानसिक अवस्था पर ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हाई बीपी एक स्ट्रेस का लेवल है। कोई भी छोटी से छोटी समस्या को अगर हम बहुत हाई तरह से एक्ट करते हैं, मतलब हमारा रिएक्शन बड़ा हाइपर होता है, छोटी सी समस्या है लेकिन हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, एकदम हाइपर रिएक्शन देने लग जाते हैं। समस्या छोटी है, हमारा रिएक्शन बहुत बड़ा है, वो भी हाइपरटेंशन का सिम्टम है। छोटी छोटी उलझनों में इतने इरिटेट रहने लग जाते हैं, बिकॉज जब हमारा दिमाग उस समस्या को सॉल्व करना चाहता है तो वहाँ पर सर्कुलेशन कम है, प्रेशर बहुत हाई है। उस प्रेशर की वजह से चक्कर आना,
सिर दर्द होना, ये सब भी आम सिम्टम्स हैं जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के देखे जाते हैं। मैम आजकल एक वर्ड बहुत ज़्यादा चलन में है, ओवर थिंक करना हर चीज़ को। बिल्कुल। तो मैम जैसे छोटी छोटी बातों पे लोग कहते हैं कि हम ओवर थिंकर हूँ, और ये काफ़ी एक कूल चीज़ हो गई है कि मैं एक ओवर थिंकर हूँ, मैं बातों को ज़्यादा सोचती हूँ। तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि हाइपर टेंशन और छोटी छोटी बातों को ज़्यादा सोचना या ज़्यादा रिएक्ट कर जाना, ये सेम है? जो हाइपरटेंशन है उसका रिजल्ट जो है ये एक कारण है, हम इसको बीच में ले लेते हैं कि जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट बीट का बढ़ जाना, है ना, हार्ट पे प्रेशर आ जाना, पेन हो जाना हार्ट में, ये सब हम बोलते हैं फिजिकल सिम्टम है। ओवर थिंकिंग जो है वो हमारी ब्रेन की एक एक्टिविटी है जिसमें हम अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और ये वजह बन सकता है हाइपरटेंशन की। जी, ठीक है ना। तो ओवर थिंकिंग को हमने ऐसा नहीं लेना कि क्योंकि बीपी हाई है इसलिए हम ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन हम ओवर थिंक कर रहे हैं इसलिए आपका हाइपरटेंशन हो रहा है और इसलिए आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, आप एक नॉर्मल बैठे हैं, आपके पास सर्कमस्टांसेस नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही आपकी थिंकिंग चेंज हुई, आपने हाइपर सोचना शुरू करा, किसी समस्या का आपने समाधान सोचना शुरू करा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी देना शुरू करी, या अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आई कि जो आपकी पसंद की नहीं है ना। हर वक्त समस्याएं जो है हमारे जीवन में आती रहती हैं, उस समय पे क्या होता है कि वो हमारा जो रिएक्शन है वो हमारी हार्ट बीट को तेज कर देता है, और वो जो है वो हमारा इमोशनल फैक्टर या स्ट्रेस या एंजाइटी का फैक्टर है जो वो क्रिएट कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली द फिजिकल डिसऑर्डर। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ये एक तरह से हमारी जो समस्या है वो हमारे व्यवहार की समस्या है कि हम हर चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, काम कम करते हैं और रिएक्शन या सोचना ज़्यादा कर देते हैं। तो वो ओवर थिंकर होना एक अच्छी बात नहीं है और वो बहुत सारी समस्याओं को एक तरह से बनाने लगेगी, चाहे उसमें हम हार्ट की प्रॉब्लम बोलें या ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है। ओवर थिंकिंग में ब्रेथलेसनेस, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाती है। तो ये सारे ओवर थिंकिंग से रिलेटेड बीमारियां हैं। तो इसको वैसा वर्सा देखेंगे तो बेटर है कि ओवर थिंकिंग की हैबिट को छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स ज़रूर लें। जी मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में और लगातार यही वर्ड आ रहा है कि मेंटली ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, खान पान चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेंटली उसको चेंज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मानसिक तौर पर असर करता है ज़्यादा। मैं जानना चाहूँगी कि नेचुरल रेमेडीज़ ऐसी क्या हैं कि घर बैठे इंसान अपने आप को इस बीमारी में जाने से, और फिर अगर वो उस चीज़ पे अफेक्टेड हो गए उस चीज़ से, तो कैसे खुद को बचाव कर सकते हैं? देखिए आम तौर पे एक कॉमन चीज़ है कि जैसे ही हम बोलते हैं कि आपको हाई बीपी है, वी विल टॉक अबाउट कि डाइट चेंज कीजिए। उसके बारे में बहुत ब्रीफ में बताती हूँ बिकॉज ये जानते हैं सब लोग कि ज़्यादा नमक, चीनी और मैदा खाने से आपको ये बीमारी होती है शारीरिक रूप से। तो उसमें नमक का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि हम तो बोलेंगे कि आप नमक पूरी तरह से छोड़ दें कुछ दिन के लिए और कोशिश कीजिए कि सोडियम, नमक क्योंकि सोडियम बढ़ा देता है, तो सोडियम का इंटेक पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कीजिए तो आपका बीपी नॉर्मल आने लग जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपको हरी सब्जियां हैं, ताज़ी सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब का इस्तेमाल करना है। या अगर हम बोलें जूसेस, तो जूसेस में हम बोल देते हैं कि आप इसमें कैरेट जूस ले लीजिए, करेले का जूस इज़ टू गुड। अगर आप करेले का जूस ले सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि फिजिकल बॉडी में इसको ठीक करने की कोशिश करेगी। क्योंकि क्या है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हाई होने की वजह से हमारी जो आर्टरीज हैं उनका अंदर का डायमीटर छोटा हो जाता है और आर्टरीज स्टिफ हो जाती हैं। तो जैसे ही हम टेंशन की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो या एक्सरसाइज की वजह से हमारा ब्लड का प्रेशर हाई हो, तो उसका इफेक्ट सीधा हार्ट पे आता है और उसका सीधा इफेक्ट ब्रेन पे भी आता है। ठीक है, तो ये तो डाइटरी है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि कुछ अरोमा ऑयल्स ऐसे होते हैं जिनका अगर सही ढंग से इस्तेमाल करें तो हमारे मेंटल जो प्रॉब्लम है, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या हम बोलेंगे कि ओवर थिंकिंग है, या हम बोलेंगे कि एंजाइटी के वजह से हमारे लाइफ में जो चेंज आ रहा है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में हम कुछ अरोमा ऑयल्स का भी हेल्प ले सकते हैं।
जी, हम जैसे आपने एरोमा ऑयल्स के बारे में बात की, मैं जानना चाहूँगी कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, सबसे पहले कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से अरोमा ऑयल्स हमको बेनिफिट देंगे। तो कुछ अरोमा ऑयल्स इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो उनको हम ले सकते हैं। जैसे कि लेवेंडर ऑयल है। लेवेंडर ऑयल की रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और ये आपके अंदर एक हैप्पीनेस हार्मोन को जनरेट करता है, अंदर से एक हैप्पीनेस को क्रिएट करता है। तो अरोमा ऑयल्स क्योंकि सीधा सीधा आपके ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, आपके माइंड पे इफेक्ट करते हैं, तो जो समस्या जो कि हाई बीपी का कारण बन रहा है, दैट इज ओवर एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन या ओवर रिएक्शन टू द प्रॉब्लम्स, तो उसको हम अरोमा ऑयल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें हैप्पीनेस के लिए हम लोग लेवेंडर ऑयल सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बर्गमोंट ऑयल होता है, बर्गमोंट ऑयल, और फ्रैंकिंसेंस ऑयल होता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। क्लैरी सेज ऑयल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत ही रिलैक्सिंग ऑयल है। ये सारे ऑयल्स जो हैं आपको रिलैक्सेशन देते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रिलैक्सिंग ऑयल होता है लैंग लैंग ऑयल। इट इज़ YLANG, लैंग लैंग ऑयल। ये नींद इंड्यूस करता है। जिनको हाई बीपी की वजह से इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद नहीं आती या नींद आती है और दिमाग चलता रहता है, कि वो सोचते कि मैं सोई तो सारी रात हूँ लेकिन मेरा दिमाग नहीं रुका, तो वो भी एक वजह है। तो उसमें लैंग लैंग ऑयल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑयल हैं जिनका हम अगर रेगुलर इस्तेमाल करें तो हाइपरटेंशन को मैनेज कर पाएंगे, उसको रिड्यूस करने में हमको बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन साथ साथ में जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे मैंने बोला नमक, चीनी, मैदा, या इसके अलावा डाइट में मैक्सिमम आपको ऐसे फूड्स लेने हैं जो कि अंदर से कोलेस्ट्रॉल को और TGL को कम करने में हमारी मदद करे। खास तौर में बोलती हूँ कि फैटी फूड को पूरी तरह से रिड्यूस करना है या ख़त्म करना है। इसके बारे में हम इसके बाद में बात करेंगे। जी, हम जैसे आपने एरोमा ऑयल्स के बारे में बात की, आपने बताया कि कौन कौन से एरोमा ऑयल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कैसे एरोमा ऑयल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, अरोमा ऑयल्स को यूज़ कैसे करना है आपकी लाइफ में, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको मार्केट में डिफ्यूज़र्स मिल जाते हैं। आप डिफ्यूज़र में थोड़ा सा पानी डाल के और कुछ ड्रॉप्स, 2 से 3 ड्रॉप्स जैसे लेवेंडर ऑयल का डालते हैं, ये आपको हैप्पीनेस देगा, रिलैक्सेशन देगा। अगर रात को सोने जा रहे हैं तो डिफ्यूज़र ऑन करके उसमें 2-3 बूंदे लैंग लैंग ऑयल का डालिए, तो आपको आराम से नींद आने लगेगी। रेगुलर इस्तेमाल में आपको पता चलेगा कि इससे हमारे को इफ़ेक्ट आ रहा है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इन ऑयल्स का एक कॉम्बिनेशन बना दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप लेवेंडर और लैंग लैंग ऑयल को मिक्स कर लीजिए, या उसमें आप क्लैरिसेज भी डाल सकते हैं। तो इसका एक आप मिक्सचर बना सकते हैं ऑयल्स का, और उसको बाथ हॉल में डाल सकते हैं। जब आप नहाने जा रहे हैं तो आप अपने बाथ टब में या अपनी बाल्टी में गर्म पानी भर के उसमें कुछ ड्रॉप्स इनकी डाल देते हैं। अगर आप मॉर्निंग के टाइम यूज़ कर रहे हैं तो लेवेंडर बेस्ट है, और रात को यूज़ कर रहे हैं तो लैंग लैंग बेस्ट है। तो इनमें से किसी भी 2 या 3 ऑयल्स का कॉम्बिनेशन बना के और आप अपने बाथ ऑयल में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर जैसे आपको नींद नहीं आती है या सिर भारी रहता है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लीजिए। एलोवेरा जेल में आप कुछ बूंदें लैंग लैंग ऑयल की डाल दीजिए। जैसे 1 चम्मच एलोवेरा जेल में आपने 6 से 7 बूंदें लैंग लैंग ऑयल की डाली, और उसके साथ थोड़ा सा रोज़ वाटर और 1 चम्मच आमंड ऑयल डाल दीजिए। अब इसका मिक्सचर बना के अगर सोते समय आप अपने फेस पे और नेक पे लगाएंगे तो ये क्या करेगा, आपको रिलैक्स करेगा, अंदर से ब्रेन को थोड़ा सा सीडेट करेगा, नींद आनी भी आसान होएगी और आपको सोते समय बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अरोमा ऑयल्स को यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अरोमा ऑयल्स के डिकॉशंस बना के। जी मैम, एरोमा ऑयल्स के बारे में आपने बताया कि किस तरह उन्हें यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आपने बताया लाइफस्टाइल में चेंज लाना भी बहुत ज़रूरी है, खान पान पर चेंज लाना ज़रूरी है। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ खान पान में चेंज, जैसे आपने बताया कि सोडियम को जो है हटाना है, मैदा हटाना है, और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर फिजिकल पे हम बोलते हैं तो जो हमारी लाइफस्टाइल जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं
उसको ज़रूर मैनेज करना है कि जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज है तो आप एक्सरसाइज कीजिए। इस टाइम पे क्या है कि जो एक्सरसाइज है वो करते समय जिस एनवायरनमेंट में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पे AQI का लेवल बहुत हाई है, वो एक वजह बन सकती है हाइपरटेंशन की। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ आप करें एक्सरसाइज फिजिकल करें तो वहाँ पर एनवायरनमेंट क्लीन हो। तो कोशिश कीजिए बाहर ओपन में ना करके घर में करें और माइल्ड एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइज की कमी से नॉर्मली ये प्रॉब्लम आती ही आती है। इसके अलावा फैटी फूड्स का इंटेक है। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड है, फैटी फूड्स है, ऑयल्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है, या आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा लेते हैं, तो क्या होता है कि आपका ब्लड इज़ नॉट हेल्दी और ग्रेजुअली यही ब्लड जो है वो आर्टरीज़ की वॉल्स के ऊपर कोलेस्ट्रॉल और TGL डिपॉजिट करने लग जाता है। तो जब आपकी जो वॉल है, जो ब्लड वेसल है, उसका साइज़ अंदर डिपॉजिट की वजह से छोटा हो गया, उसमें दो प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपके ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि इतनी जगह से अगर ब्लड निकलना है तो उसके पास स्पेस है, लेकिन छोटी जगह से अगर ब्लड निकलना है तो उसके पास स्पेस नहीं है। दूसरी बात क्या है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स है, वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं कि अगर आप दौड़ रहे हैं और प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो फ्लेक्सिबल है, वो उनको स्पेस दे देती हैं। लेकिन अगर आर्टरीज के ऊपर डिपॉजिट आ गए तो वो स्टिफ हो जाती हैं, और अगर वो स्टिफ हो जाते हैं तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या दौड़ रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस टाइम जो ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो हमारी आर्टरीज और वेन्स में प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट पे प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से दिक्कत आती है। तो माइल्ड एक्सरसाइजेस कीजिए, और दूसरा डाइट में ख़ास तौर पे फैट तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, ऑयल्स खाना मिनिमम कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप पूरे दिन में जितना ज़्यादा हो सके बॉइल्ड खाने पे आइए, स्टीम्ड खाने पे आइए, कच्चे खाने पे आइए। जितने भी फल फ्रूट सब्जियां अवेलेबल हैं जो कच्ची खाई जा सकती हैं या आप उनको सॉटे करके खा सकते हैं, तो उनका ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा ओट्स का सेवन कर सकते हैं। अगर आप आटा खा रहे हैं तो आटे को चोकर युक्त इस्तेमाल कीजिए, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, यानी कि फाइबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। अब आ जाते हैं कि और खाने पाने में क्या आप चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे इसके सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे एजिंग की वजह है, मेडिकेशन एक वजह है, हेरिडिटी एक वजह है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम साथ में लेकर चल रहे हैं और उनको मैनेज करना है। तो इस तरह से आपके लाइफस्टाइल और डाइट में अगर आप चेंज करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। अपने स्लीपिंग आवर्स का ध्यान रखें। कोई भी ऐसा एजेंडा जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा है वो ग्रेजुअली आपके हाई बीपी को, हाइपरटेंशन को क्रिएट करेगा, और आप उस एजेंडे को मीट करते करते अपने अंदर एक परमानेंट बीमारी क्रिएट कर लेंगे। तो जो भी आपने अपने लाइफ के एजेंडास या अपने लाइफ के प्लान्स रखे हैं उसमें अपनी एज को ज़रूर कंसिडर कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को कंसिडर कीजिए, और अपने जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी वजह से अगर वो हो रहा है तो और ज़्यादा टेंशन होता है। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो अपनी लाइफस्टाइल है उसका जो इफ़ेक्ट है आपके एजेंडा के साथ वो टकराए ना। कई बार हम इतना बड़ा कुछ सोच लेते हैं कि हमने ये करना है, हम जानते हैं वो नहीं हो सकता, तो उसके साथ सिर्फ टेंशन आएगी, हैप्पीनेस नहीं आएगी। तो इस तरह के एजेंडा पे ज़रूर काम करें। तो ये तो है जो हमने लाइफस्टाइल में अपने सामने कैसे टेंशन को कम करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा कुछ जूसेस हैं जो बहुत काम करते हैं, जैसे कि गाजर का जूस। इसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, अंदर से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं और बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं अगर आपका बीपी हाई है। करेला जूस तो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें पोटेशियम है, जिंक है, विटामिन सी है। हर वो चीज़ जो हमको चाहिए, जो हमारी ब्लड को प्यूरिफाई करती है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, वो हमको करेला जूस में मिल जाती है। और करेला जूस के अलावा आप पोमेग्रेनेट माने अनार का जूस ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये चीज़ों को धीरे धीरे जैसे आप अपने डाइट में इंक्लूड करते चले जाएंगे, आई एम श्योर बहुत सारा कुछ डाइट के बारे में लोगों को मालूम होता है, जैसे कि नट्स लेना है, भीगे हुए 5 बादाम लेने हैं या वॉलनट्स लेने हैं, ओट्स लेने हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको स्पेरिंगली आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए ताकि अंदर से आपको एक बेनिफिशियल इफेक्ट मिले, आपका ब्लड प्योरीफाई होए
और कोशिश कीजिए पूरी तरह से शुगरी ड्रिंक्स को बंद कीजिए, जो शुगर वाले ड्रिंक्स हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो भी आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, अल्कोहल है, ये सब चीज़ों को टोटली बैन करके आपको नेचुरल ड्रिंक्स पे आना पड़ेगा, नींबू पानी पे आना पड़ेगा। ये सब चीज़ों को आपको साथ साथ लेना है। बिल्कुल मैम, जैसे आपने लाइफस्टाइल में क्या कुछ बदलाव लाना है, खान पान पर क्या कुछ करना है, उसके बारे में बताया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये जो हाइपर टेंशन, नाम से ही पता चलता है कि टेंशन जो हम ओवर ले लेते हैं मेंटली पे ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि आपने बताया कि एरोमा ऑयल्स कितना हेल्प करते हैं, मैं जानना चाहूँगी मेडिटेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आनापाना सती ध्यान कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये जो मेडिटेशन है, आनापाना सती है, और जो ये मेडिटेशन अलग अलग तरह के हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ से, वो क्या करते हैं, आपकी माइंड की हेल्थ के लिए है। अगर आपका माइंड इज़ हेल्दी तो डिजीज़ के आने का तो मतलब ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली हम बिल्कुल कोर पे काम करें कि जहाँ आपके ब्रेन का न्यूक्लियस तक इफेक्ट होता है, जो कि डिजीज़ क्रिएट करता है और वही डिजीज़ को ठीक करता है। आपके ब्रेन के हार्मोन्स हैं, जैसे कि डोपामाइन है या सेरोटोनिन है, इनका प्रोडक्शन ही आपकी हेल्थ है। ये अंदर इतनी हीलिंग बढ़ा देते हैं, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, डेड सेल्स को ठीक करते हैं, हेल्दी सेल्स को क्रिएट करते हैं। तो कुल मिलाकर किसी भी डिजीज़ में मेडिटेशन 100% हेल्प करती है। और क्योंकि हाइपरटेंशन जो है टेंशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, और जिसमें ब्रेन का सिडेट करना या ब्रेन की एक्टिविटी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, तो मेडिटेशन तो एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है कि आपको ज़रूर ही करना है। और साथ साथ में कोशिश कीजिए कि इसको अपनी लाइफ का एक रेगुलर हिस्सा बनाएं कि आप मेडिटेशन तो ज़रूर करें टू क्योर हाइपरटेंशन। बिल्कुल मैम, हाइपरटेंशन के बारे में आपने इतने अच्छे से बात की और जानकारी दी कि किस तरह उसको ठीक किया जा सकता है, साथ ही साथ प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि हाइपरटेंशन किस तरह से हमें अफेक्ट कर सकता है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं और सिम्टम्स हैं, साथ ही साथ किस तरह से एरोमा ऑयल्स का इस्तेमाल कर कर, मेडिटेशन कर कर और लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर ठीक किया जा सकता है। आज हमने इसके बारे में बात की। उम्मीद है आपको इस एपिसोड से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस एपिसोड के लिए इतना ही। नमस्ते।